दोस्तों नमस्कार। बीजेपी की पहली बार गवर्नमेंट आई है वेस्ट बंगाल के अंदर और शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट आने के एक कुछ महीने बाद ही वहां पे बजट प्रेजेंट किया गया और इसके ऊपर हम जानकारी करेंगे कि किस टाइप का बजट है, क्या यहाँ पे लोग खुश हैं उनके बजट से, क्योंकि बंगाल के ऊपर ममता बनर्जी के टाइम से लेकर अब तक 8 लाख करोड़ का इस टाइप पे कर्जा चढ़ा हुआ था। तो कैसे इसको डील किया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के टाइम पे कोई प्रोग्रेस तो हुई नहीं, कोई यहाँ पे कोई फैक्ट्रियों को लगाया नहीं जाता था, कोई प्रोग्रेस नहीं की जाती, रोड नहीं बनाए जाते थे, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया जाता, लोग वहां परेशान भी थे। उनका एक एजेंडा था मुसलमान को अपीस करना, हिंदुस्तान को टारगेट करना। एक्चुअली उनका जो मेन एजेंडा चल रहा था कि वो था, इनको सीआईए ने मदद की थी वहां पे सीएम बनने के लिए, वामपंथियों को खत्म करने के लिए। लेकिन अब यही सीआईए इनको हेल्प कर रही थी कि आप इंडिया का सत्यानाश कर दो, इंडिया को बर्बाद कर दो, बांग्लादेश के साथ आप मिल जाओ ताकि इंडिया टूट जाए, इंडिया के 7 सिस्टर भी टूट जाए और इंडिया कमजोर हो जाए। इसी पे ममता बनर्जी का पूरा प्रेशर था। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पावर से हट जाएगी। उनको लगा कि मैं तो सारी जिंदगी के लिए पावर पे बैठी हूँ और अगर ये इलेक्शन जीत जाती तो आप सोचिए हिंदुस्तान का क्या हाल होता, वेस्ट बंगाल का क्या हाल होता। जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो तो बांग्लादेश से मिल जाते और यहाँ पे हमारी सुपर पावर्स हमारे खिलाफ काम कर रही थी। लेकिन अमित शाह और पीएम मोदी ने जिस तरीके से संभाला देश को और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी वहां पे गवर्नमेंट चला रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब बंगाल अपने रास्ते पे आ गया, बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। वहां पे हमारे मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर विजिट किए थे, बहुत से प्रोग्राम उन्होंने बताया। फिर जो नदियों का काम है वो भी किया जा रहा है, किस तरीके से बिजनेस खोले जा रहे हैं, बहुत सी कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना काम स्टार्ट करने जा रही हैं। फिर पीएम मोदी ने और भी काम किए, 19,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट किया वेस्ट बंगाल को, वो भी है। लेकिन मेन बात है कि वेस्ट बंगाल के बजट के अंदर शुभेंदु अधिकारी क्या लेके आए। तो हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हैं शोभित, जो नया बजट आया इससे लोगों का क्या सोच है, क्या सोचते हैं लोग कि आप वेस्ट बंगाल की प्रोग्रेस होगी, क्या वेस्ट बंगाल अपने रास्ते पे आ जाएगा जो पुराना रास्ता था प्रोग्रेस और डेमोक्रेसी का। श्योर। नमस्ते सुध सर, नमस्ते हमारे श्रोताओं को भी। सर बजट जो कल आया है इस पे मैंने तो एक आर्टिकल लिखा ही था, बट मेन जो चीज है, दिस इज वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन बजट। रीजन बीइंग इज दैट, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग सारे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो इसलिए हम बोल रहे हैं। इसका मेन रीजन था कि जो आपने भी मेंशन किया यहाँ पे सर, 2011 में जब वामपंथ यहाँ पे सरकार से हटाया गया था तो 1.5 लाख करोड़ का उन लोगों ने डेफिसिट या डेट छोड़ के गया था सरकार के ऊपर, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर। जब तक 15 साल पे टीएमसी ने किया तो 8 लाख करोड़ के आसपास का मतलब एक डेट यहाँ पे चढ़ा हुआ है, जिसका अगर मैं बोलूँ कि अगर इस टोटल जो डेट है इसके जो रिपेमेंट है वही करीबन आपका 53,000 समथिंग करोड़ का तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा है, जो सिर्फ इंटरेस्ट और जो मतलब पेमेंट का जो मतलब एक कंपोनेंट होता है। जैसे हम कोई होम लोन लेते हैं तो उसका एक इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, तो वो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है इतना अमाउंट का पेंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो गिवन दिस बैकग्राउंड, तो इस बैकग्राउंड के ऊपर में जब हम लोग बजट बना रहे हैं और स्टेट नया बना है, और एक बात हमें समझना पड़ेगा कि बंगाल इज अदरवाइज अ वेरी रिच रिसोर्सफुल लैंड, क्योंकि यहाँ पे आप जो मतलब सैंड, कोयला, फिर पत्थर, फिर आपके जो पोर्ट्स है, कनेक्टिविटी पोर्ट्स, फिर बंगाल इज द ओनली स्टेट जहाँ पे आप हिमालय और समुंदर दोनों मिलते हैं। ठीक है ना। सो इट हैड अ लॉट ऑफ नेचुरल एडवांटेजेस। और मैं आज के डेट में अगर फैक्ट्रियों का हटा भी देता हूँ तो फैक्ट्रीज तो मतलब करीबन सबने मिलकर पिछले 50 साल में बंद कर दिया, तो एक इंडस्ट्रियल बेस भी था अलॉन्ग विद बीइंग अ फर्टाइल लैंड के एग्रीकल्चरल बेस तो पहले से ही था। मगर उसके बावजूद इस स्टेट के पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन ने मतलब इसको ऐसे बेरागर्क करके रखा हुआ था। मेरे को आज भी याद आता है, तो सब मोदी जी शायद 2019 में या कभी आए थे यहाँ पे, तो एक मीटिंग में जस्ट उन्होंने 2019 में 2021 के शायद इलेक्शन से पहले, तो उनसे ऐसे पूछा गया था कि बंगाल को लेकर आपका प्लान क्या है। तो मोदी जी ने एक जवाब दिया था कि देखिए, हम जिस स्टेट से आते हैं वो तो एक मतलब उसका करीबन मतलब 50% लैंड बंजर जमीन है, उसको हमने घुमाया। गुजरात की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट लेके आके। और मगर अगर बंगाल जैसा जगह अगर हमें मिलता तो हम तो पता नहीं हम कहाँ पे पहुंचा देते इसको। तो कमिंग मैं शोभिक आपको थोड़ा सा बात बता दूं। मैं एक्चुअली गुजरात में गया था एक बार, सोमनाथ टेम्पल भी देखा था। तो वहां पे जब बात कर रहे थे लोग कहते थे यहाँ पे जमीन का पानी खारा था, समुद्र के पास भी लगता है थोड़ा सा एरिया उनका। तो कहता मोदी ने जिस तरीके से वाटर कंजर्वेशन की,
जिस तरीके से बरसात का पानी आता था उसको ज़मीन के अंदर डाला, वहाँ पे पानी मीठा हो गया, वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप होनी शुरू हो गई और पीएम मोदी ने जिस तरीके से नहरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगा दिए, वहाँ से भी बिजली जनरेट करने लगे, साथ में जो नहरें थी जहाँ से पानी एवरेज होता था वो भी रुक गया। तो मोदी का विज़न तो का कोई मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने एक बंजर ज़मीन को एब्सोल्युटली जैसे हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे खड़ा कर दिया, मतलब जो उनका खुद का ही स्टेटमेंट था और हमें सुन के बहुत वो लगा था। उन्होंने बोला कि हमने तो ऐसा एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट का स्टेट था, उसको हमने खड़ा किया। बंगाल जैसा नेचुरली मैं एक और रिसोर्सफुल बात बता दूँ एक जगह। और बात बता दूँ, हाँ जी। सरदार सरोवर डैम था, हाँ। उसको मंजूरी दी थी नेहरू ने, फाउंडेशन स्टोन डाला उसका इंदिरा गांधी ने और पूरा उसको हम्म, किसने किया? मोदी ने। और यहाँ पे बहुत से कॉम्युनिस्ट थे, जिसके अंदर आपके कुछ फ़िल्म के एक्टर भी आते थे, जो यहाँ पे आमिर खान की बात करता हूँ, जिन्होंने आके इसको रोकने की कोशिश की, सरदार सरोवर डैम हम्म, को बनने नहीं देंगे। हम्म, लेकिन मोदी ने हम्म, अपने जोर की वजह से, अपने प्रेशर से उस डैम को बना खड़ा कर दिया और उस डैम से जो आपका गुजरात का डेवलपमेंट का काम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और इवन देखिए जो बॉर्डर एरिया थे जैसलमेर के यहाँ के बॉर्डर पे लगता है जो गुजरात का एरिया, वहाँ पे जो आर्मी के थे या बीएसएफ थी उनके पास पानी नहीं था, तो मोदी ने उनको पानी पहुँचाया। और एक और बात थी जब वहाँ पे भूचाल आया था गुजरात के अंदर, तो मोदी ने गुजरात को ऐसे खड़ा कर दिया कि आप सोच नहीं सकते, यानी कि वहाँ के लोगों के मकान बना दिए, सब कुछ कर दिया स्पीड में। और आपको बात याद होगी, एक बार आपके जो उत्तराखंड के अंदर जगह है, वहाँ पे कुछ बॉर्डर पे फ्लड्स आ गए थे और जो लोग उस टाइम पे गए थे वहाँ पे उनको जगह नहीं मिली भागने की। लेकिन मोदी वो आदमी थे जिन्होंने अपने करेक्ट। प्लेन भेजे, अपनी बसें भेजी, उनको प्लेन वहाँ से भेजे थे। निकाल के लाए। तो लोगों ने ये कहा कि आपने करेक्ट। बाकियों को निकाला। मोदी ने कहा मैं तो गुजरात का सीएम है, मैं तो गुजरात के लोगों को करेक्ट। निकालूंगा। अब जब देश में आपदा आती है तो करेक्ट। पीएम मोदी सबके लिए खड़े होते हैं। तो ये है पीएम मोदी का बिल्कुल। कमाल। एब्सोल्युटली एंड सो उस हिसाब से मतलब अभी जब मोदी जी के अंडर और अमित शाह जी के अंडर, शुभेंदु अधिकारी जी के अंडर, जो हमारे अभी फाइनेंस मिनिस्टर है सपन दास गुप्ता जी, उनको मैं जानता हूँ और मतलब एक बेहतरीन मतलब जर्नलिस्ट है, एजुकेटेड पर्सन है, फाइनेंस का बहुत नॉलेज रखते हैं। कुछ दिन पहले वो निर्मला सीतारमन जी से भी दिल्ली में मिलने गए थे। तो इसके बाद जब ये बजट पेश हुआ कल, तो मतलब हमारा जो पेन पॉइंट्स थे यहाँ पे उसको भी एड्रेस किया गया। जो मेनली अगर मैं बोलूँ कि पीपल वेलफेयर के बारे में जो चीजें हैं उनको एड्रेस किया गया, गरीबों को एड्रेस किया गया, डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को मतलब एड्रेस किया गया। और एम्प्लॉयमेंट, जो मेनली हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए यहाँ पे लोगों को, तो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, वो एक मतलब यहाँ पे एड्रेस किया गया। तो रफली जो अगर बजट का, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होती है और बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, अगर हम इसको जस्ट जिस्ट में अगर हम बात करें, तो जैसे पीपल वेलफेयर के अंदर हम बोले, तो जैसे डीए एक मतलब जो डीए था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और जो पेंशनर्स है उनको बढ़ाया गया 20% से 38% का इंक्रीज कर दिया गया है वहाँ पे। सरकारी लेवल पे ये टीएमसी गवर्नमेंट के अंदर सर रिक्रूटमेंट्स कभी नहीं होते थे, बहुत जगहों पे काम सिविक वॉलंटियर्स लगा के करते थे, तो सरकारी खाते के खर्चा इन लोग मतलब बढ़ाना नहीं चाहते थे। तो करीबन मोर देन 1 लाख से ऊपर का वैकेंसीज है। तो एक टारगेट दिया गया है कि अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स ये 1 लाख वैकेंसीज खत्म किया जाएगा। और फिर जो मतलब अन्नपूर्णा योजना है जिसके अंदर जो 3,000 रुपए ये मेन जो लेडीजों को जो दिया जाता है, तो फाइनेंशियल एक सपोर्ट दिया जाता है, तो उसका प्रक्रिया तो शुरू हो चुका है। ये करीबन 36 करोड़ का एक प्रोग्राम है। तो ये बेसिकली सपोर्ट, बिकॉज आज के डेट में ऐसा है बंगाल के बहुत एरियाज में जो रिसोर्स को मतलब रिसोर्सेस होने के बावजूद आदमियों का जो गरीबी लेवल है वो इस तरीके का चैलेंजिंग बन चुका है करप्ट कल्चर के वजह से। तो उनको एक सपोर्ट आपको देना ही पड़ेगा, उसके बाद वो ऊपर आएंगे। तो फिर दे स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, उस कुछ रोजगार करेंगे, एक रेवेन्यू सोर्स में आएंगे, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी जाएंगे, खर्चा भी करेंगे। तो उनको वो सपोर्ट जो दिया जाता है वो यहाँ पे मतलब दिया गया बजट में। फिर जो स्टेट का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में तो बहुत सारे लिस्टेड आइटम्स है। तो रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक सर्विसेज, इस तरीके के चीजों में 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया गया है। मतलब यहाँ पे 4 एयरपोर्ट्स खोलने के बाद किया गया, मालदा, कुछ बिहार, पुरुलिया ऐसे जगहों में एयरपोर्ट्स खोलने की बात हुई है। फिर आपका तीसरा बराज के ऊपर मतलब एक काम होगा। तीसरा बराज वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टेट के लिए और हमारे नेशनली और जियोपॉलिटिकली और जो भी है बांग्लादेश के साथ इसका कनेक्शन भी है। सो और इंडस्ट्री और एआई मिशन के लिए मतलब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोला गया है।
एक प्रपोज सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने की बात हुई है दुर्गापुर में। सर ये चीजें लोकली हमारे लिए, क्योंकि प्राइमरीली जो अभी पिछले 50 साल का जो शासन रहा, या हमारा कल्चरल जो आइडेंटिटी है बंगालियों को, उसमें देखोगे आप एकेडमिक्स या पढ़ाई लिखाई एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आज के डेट में बिल्कुल क्या हो रहा था कि ये पढ़ लिख के बंदे पूरे इंडिया ग्लोबली जा रहे हैं, और स्पेशली स्पेशलाइज फील्ड में, मतलब टेक्निकली अगर आपने मतलब अच्छी इंजीनियर, आईआईटी खड़गपुर एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, इनोवेशन का हब है। इसमें से पूरे इंडिया के बच्चे आते हैं, बंगाली लोकल भी होते हैं, जेम्स होते हैं ब्रेन वाइज, मगर वो जाके फिर कहीं और बिल्कुल काम करते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो ये कभी देश में यूटिलाइज होता नहीं। तो इस तरीके का टेक्निकल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डालना एक लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। दूसरा ये है कि मतलब जैसे मेरा घर जहाँ पे है गोरिया में, जो मेरा हाउस है, अगर उस कॉलोनी की मैं बात करूँ, तो सर वो सिर्फ बुजुर्गों का एक कॉलोनी बन गया। सिर्फ पेरेंट्स रह रहे, सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं बाहर है, कोई कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई बैंगलोर में है, कोई अमेरिका में है, कोई यूके में है, कोई नहीं रहता। तो दिस इज अ बिग कल्चरल प्रॉब्लम, बिकॉज बहुतों को आज जैसा उम्र होता जाता है, उनको मैं एक स्टेज पे जाते हुए देखते, फिर कोई गुजर भी जाते हैं, बच्चे आने में दिक्कत होता है, बच्चे पहुंचे भी नहीं होते तब तक। मेरे साथ तो है क्या है, एक किसी जने का क्रियाक्रम मतलब हम लोग मिलकर जाके करने पड़े, जबकि उसको बच्चा पहुंचा भी नहीं था, एक बेटा अमेरिका में रहता था। तो ये जो एक एक पैटर्न बन चुका है यहाँ पे, वो चीज थोड़ा सा रिवर्स होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरा पूरा मतलब 50 साल के प्रॉब्लम तो कोई 6 महीना में, 1 साल में तो चेंज होगा नहीं, बट एक अच्छा स्टार्ट है, क्योंकि टेक्निकल जॉब जैसे स्टेट में मिलेंगे, तो जो ये पढ़ाई करते हैं उनको एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक था, आपने देखा है वो अभाया कांड जब हुआ था वहां पे, या ट्रेजेडी जो हुआ था वो लेडी डॉक्टर के साथ, उसके बाद जो आरजी बहुत कर सारी बातें, हॉस्पिटल में। आरजी कर हॉस्पिटल वाला, तो उसके बाद जो बहुत बहुत सारी चीजें जो खुल के आए हैं, जो बंगाल का हेल्थ मिनिस्ट्री कैसे काम कर रहा था, किस तरह की लेवल का करप्शन है, डॉक्टर्स अपॉइंटेड नहीं है, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि मतलब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट कराने जाओगे, इंक्लूडिंग कुछ डॉक्टर्सों को भी आप दिखाओगे, एक चैलेंज था। तो हेल्थ केयर और एडुकेशन पे, एडुकेशन का तो मेरा खुद का जो, क्योंकि मैं अपना एनजीओ जो सनातनी अलायंस के थ्रू काफी ट्रैवल करता था, तो एजुकेशन तो एक मेजर प्रॉब्लम है, बिकॉज सरकारी स्कूल्स का हालत जो है, मतलब ऐसे खंडर पड़ा हुआ है, या कहीं पे जंगल है, कहीं पे एक टीचर रखा हुआ है, कहीं पे मतलब स्टूडेंट्स ही नहीं है, मगर खाते में सबका पैसा चल रहा था, मतलब 20 टीचर दिखा के। तो एक पूरा टोटल डाउनफॉल था, आदमी के पास ऑप्शन, ओनली ऑप्शन ये होता था कि जोड़ ताड़ के पैसा करके भी प्राइवेट स्कूल में भेजो, नहीं तो आपको पता है पेट एजुकेशन हो ही नहीं सकता, जो आइडियली होना नहीं चाहिए। क्योंकि सरकारी स्कूलों से भी एक टाइम पे मेरे को पता है कि मतलब हमारे फैमिलीज में भी देखे बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड पीपल निकले, बहुत अच्छे मतलब समाज के तरफ डेडिकेटेड पीपल निकले, मगर आज ऐसा डाउनफॉल हो रखा है यहाँ पे कि कोई माँ बाप चाहता ही नहीं होगा कि वो, खैर वो शायद बंगाल का ही नहीं है, हर एक स्टेट का ही एक जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स का एक डाउनग्रेड, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही था, तो उस पे फोकस कर किया गया। और फिर मतलब ये है कि जो जो मैंने बताया आपको कि एयरपोर्ट्स 3 खुलने वाले हैं यहाँ पे, एमएसएमई और इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए मतलब बजट एलोकेशन हुआ है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप एक बंगाल बंगाल में बंगालीज, आई नो दैट हु आर वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स, बाहर जाके भी बहुत सारे बिजनेस करते हैं, मगर लोकली एक कल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप एक लैकिंग है यहाँ पे, कि आप एजुकेशन लेके अगर आप नौकरी ढूंढते हो, तो जब तक एक सरकार सपोर्ट नहीं देगा, जब तक सोशली, अब जैसे कम्युनिस्टों के टाइम पे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के चक्कर में जो भी आदमी बिजनेस करता था, उनको ये इन लोग नीचे नजर से देखता है, मगर वो बिजनेस वाला आदमी सबसे ज्यादा मेहनत करता है, वो तो सरकारी बाबू नहीं बनता, वो अपना शॉप चलाता है, अपना दुकान चलाता है, अपना इंस्टीट्यूट चलाता है, बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए वो सुबह उठ के रात तक खुद, उसको कोई छुट्टी नहीं होता, मेहनत करके कमाता है। और कल्चरली बिल्कुल इस चीज को एक मतलब बड़ा एक गलत वे में एक पोर्ट्रे किया गया, तो उसके लिए एक बड़ा पुश होगा ये कि हम, मैं चाहता हूँ कि बिकॉज हम लोग कभी थोड़े सीनियर हो गए, तो जो हमारे जूनियर से बच्चे में बहुत सारे कुछ कुछ एमबीए इंस्टीट्यूट में 1-2 बार मेरे को बुलाया गया था, आई सी वेरी ब्राइट पीपल, मगर उनका एक ही लाइन है कि डिग्री लेंगे और नौकरी करेंगे, या तो अमेरिका चले जाएंगे। तो ये जो एक प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा रिवर्सल मिलेगा कि क्यों ना भाई तुम अपना दिमाग लगा के यहीं पे कुछ इनोवेट करो, तो दिस वुड हेल्प बंगाल, दिस वुड हेल्प इंडिया। फिर वो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो एक एमएलए का एक कंप्लेन था कि जो एमएलए का, ईच एमएलए को जो अलॉटेड फंड्स होता था, वो काफी मतलब कम था, या अंडर मतलब अप्रोप्रिएट नहीं होते थे उनके अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट के लिए। तो मैंने
जो देखा है उसमें 70 लाख से वो 1 करोड़ रुपए किया गया, मगर वो मतलब विथ ऑफ कोर्स ऑडिटेबल रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट इन प्लेस, ताकि वो भी जो है अपने एरिया में अपना डेवलपमेंट कर पाए। और फिर मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी है, जो सारे हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफी टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, और ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, करप्शन ना रहे, और उसके अराउंड एक गवर्नेंस मॉडल बनाया जा रहा है, ताकि इसके अराउंड एक अकाउंटेबिलिटी रहे। So overall, as a pro West Bengal nationalist, जो भी है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, कुछ जगह यहाँ पे बातें करना शुरू कर दिया, स्पेशली जब वामपंथ वाले है। हमारे देश में क्या है कि बजट को देखने का नजरिया कभी कभार ये होता है कि अच्छा किस चीज का दाम कम हो गया, क्या चीज हमें फ्री में मिल गया, क्या चीज हमें सरकार और डिस्काउंट पे दे रही है, इस तरीके का पॉपुलिस्ट थ्योरी बनाया गया। मगर ये नहीं है, ये जो बजट है ये एक सोसाइटी को, एक राज्य को, एक मतलब देश की तरक्की में जोड़ने का एक बहुत बेहतरीन बजट है। बहुत ही बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी देखिए, वामपंथियों का टाइम पर मुझे याद है कि एक टाइम वहां तक कलकत्ता एयरपोर्ट को डेवलप करेंगे, तो वामपंथियों ने मजा कर दिया कि हम एयरपोर्ट को डेवलप नहीं करेंगे, कहते ये तो कम्युनिज्म के खिलाफ है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल हाइपोक्रेसी की बात करने लगे। देखिए बेसिकली फिर लोगों ने कहा भाई चाइना तो अपने एयरपोर्ट डेवलप कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल देखिए एक्चुअली आपको बता दूं, जो इंडियन कम्युनिस्ट है वो एंटी इंडिया है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट है वो प्रो चाइना है, दूसरी कंट्री के जो कम्युनिस्ट है वो अपनी कंट्री के लॉयल हैं, हमारी कंट्री के कम्युनिस्ट एंटी इंडिया है, प्रो चाइना होंगे, प्रो पाकिस्तान होंगे, कुछ भी होंगे। फिर टीएमसी तो उनसे भी ज्यादा पड़ गई, क्योंकि टीएमसी कम्युनिस्ट सर, भी थी, टीएमसी इस्लामिस्ट भी थी। बिल्कुल ये आपने एक बहुत जरूरी पॉइंट बोला, क्योंकि इंडियन वामपंथ जो है ना, लेफ्टिस्ट, इन लोग को एक्चुअली दे आर सपोर्टेड बाय कैपिटलिस्ट। फंडिंग इनका पूरा अमेरिका से आता है, आज भी आता है, पहले भी आता है, क्योंकि कोई यूएसएसआर तो है नहीं अभी, कोई ना रशिया के पास कोई इकोनॉमी ऐसा है, पैसा कहाँ से है? पैसा तो पहले यूके से आता था, यूके छोड़ के अमेरिका से ही आता है, सोरोस फाउंडेशन का ये वो से ही आता है। तो ये जो इंडियन वामपंथ है, ये हमेशा इंडिया के खिलाफ ही काम करता है। वियतनाम में जैसे हमने देखा कि होचिमिन के अंदर जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने उसको विभाजन होने से रोक दिया था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम बनने से रोक दिया था, अमेरिका के खिलाफ जो लड़ाई लड़े वहां पे, और बुरी तरह से अमेरिका को हराया रशिया में। और अगर उससे पहले हम देखें, जब लेनिन और ये वो जाके वहां का जार को हटा दिया या मारा, उनको मर्डर किया, उसके बाद वो पावर में आए, फिर स्टालिन पावर में आया, तो फिर सेकेंड विश्व युद्ध शुरू हुआ, हिटलर उसको करीबन कैप्चर करने चला गया। हर एक रशियन लड़ा, हर एक फार्मर लड़ा, इंडस्ट्री में जो काम करता था सैनिक लड़ा, हजारों करोड़ों आदमी मर गए, मगर उन लोग फिर भी युद्ध जीत गए। तो ये कम्युनिस्टों का नेशनलिज्म वहां पे दिखता है, मगर हमारे देश के जो कम्युनिस्ट है, ये हमेशा से एंटी इंडिया काम करते हैं, और ये करते मैं रहेंगे। आप हाँ और बिल्कुल, मैं आपको थोड़ी सी और बात बता दूं, मैं आपको बता दूं 1962 का जब वार हुआ, तो हमारा जो उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर था वो कम्युनिस्ट था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे जो हमारी इंडस्ट्री थी, जहाँ पे हमारे आर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, डिफेंस प्रोडक्शन की इंडस्ट्री सारी की सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, तो वहां पे खिलौने बन रहे थे, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा था। फिर जब लड़ाई शुरू हो गई, तो जो हमारी आर्मी थी वो उनको वो डील नहीं कर रहा था, कोई उनको हेल्प नहीं कर रहा था, तो इवन हमारे जो आर्मी के चीफ थे उनको रिजाइन करना पड़ा कि हम क्या करेंगे, हम लड़ेंगे किससे? एक एक आदमी को 10-10 गोलियां दी गई थी, उनके पास बड़ी बड़ी इवन तोपे नहीं थी उनके पास, इवन कुछ थोड़ी सी मशीन गन थी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे पास मिली थी, यानी कि जो हमें ब्रिटिश छोड़ के चले गए थे। लेकिन जब हमारे फौजी थे बॉर्डर के ऊपर, उनको अंगोला की शर्ट दी गई थी। जो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश और लेह लद्दाख में कितना ठंडा मौसम होता है, -डिग्री में चला जाता है इवन गर्मियों के अंदर, उनके पास सिर्फ अंगोला शर्ट थी, लेकिन वो लड़े मरे, सिर्फ मरने का काम था उनका, लेकिन वो वहां से भागे नहीं। और उस टाइम पे नेहरू ने भी कहा था कि जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, आर्मी को कहा उनसे आप बात मत करो, डायरेक्टली मेरे से बात करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। और उस टाइम पे जो हमारे वामपंथी थे, कम्युनिस्ट थे, उन्होंने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, क्योंकि सारी जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी या बाकी जो इंडस्ट्री थी, वहां पे तो कम्युनिस्ट का रूल था, उनकी जो यूनियन थी उसको कम्युनिस्ट रूल करते थे, वहां पे स्ट्राइक करा दी ताकि जो छोटे मोटे आर्म्स मिलने वो भी ना जाए हमारी डिफेंस फोर्सेस के पास। यानी कि आप सोचिए हमारा वॉर चल रहा है और हमारी डिफेंस के अंदर जो प्रोडक्शन का काम है टोटल रोक दिया वामपंथियों ने। इवन उसके बाद हमारे जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने खून दिया, कपड़े इकट्ठे किए, हमारे लिए नहीं, चाइनीज के लिए। चाइना, तो ये हाल है इनका, ये हाल है इनका, ये इनकी उसके लॉयल्टी देश के बावजूद साथ। बिल्कुल, और उसके बावजूद देखिए ये सारे नेता निकल जाते हैं, कुछ भी मतलब इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ मतलब कुछ भी नहीं आता, मतलब इसीलिए इनका इतना बढ़ चढ़ के इन लोग आज तक इतने दिन तक मतलब राज किया।
मतलब आज ऐसा टाइम आ गया इंडिया में जहाँ पे आपको क्लियरली एक एंटी नेशनल एलिमेंट जो है, चाहे वो कोई संगठन से आए, चाहे वो कोई इंडिविजुअल से आए, चाहे वो कोई पॉलिटिकल नेता से आए, किसी से भी आए, हमें ये एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम लोग बहुत साल तक, बहुत डेकेड्स तक सर ये बर्दाश्त कर, बहुत डेकेड्स तक तो बर्दाश्त एक ये किए जा रहे, एक और बोले बात जाता है। बताओ, एक और बात बताओ, आप देखोगे जितने भी कॉम्युनिस्ट लेडीज हैं या इनके लीडर्स की वाइफ्स हैं, वृंदा को देख लीजिएगा, करार, वो वृंदा बड़ी करार। वृंदा करार, उसको देखिए, बड़ी बिंदी हम्म, लगाएंगे क्योंकि ये एक मैसेज हाँ देना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं या हम सनातनी हैं। हाँ, लेकिन सनातनियों से हेट करते हैं, हिंदुस्तान से बिल्कुल हेट करते हैं, अपने आप को गलत तरीके से बिल्कुल प्रोजेक्ट करते हैं, हिंदू को बेवकूफ बनाते हैं। तो ये इनका कल्चर है, बिल्कुल ये इनका सिस्टम है। और देखिए ममता की बिल्कुल तो बात कहूंगा, ममता इस्लामिस्ट भी थी, ममता कम्युनिस्ट भी थी, यानी कि डबल इंजन की ये थी, डबल इंजन इंडिया के खिलाफ थी, तभी तो इसे टोटल वेस्ट बंगाल का सत्यानाश कर दिया। लेकिन मेन बात थी, इसको पता नहीं था कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगी। इसने सोचा मैं तो जिंदगी के लिए बैठे हूँ, मेरे पास तो गुंडों की आर्मी है, मेरे पास तो सीए है, मेरे पास जो बांग्लादेश की जमात इस्लामी वो मुझे सपोर्ट करती है, आईएसआई मुझे बिल्कुल। सपोर्ट करती है, उनके भरोसे बैठी थी। इनको ये नहीं पता था कि वहां पे आईबी भी है, रॉ भी है, और तुम्हारे डिफेंस फोर्सेस भी हैं, जो इसको एक दिन हटाएंगे, सत्ता से हटाएंगे। और आज दर दर की ठोकरें खा रही है ये, कभी इस कोर्ट में जाएगी, बिल्कुल कभी उस कोर्ट में जाएगी, देखिएगा इसके खिलाफ कितने केस फाइल होते हैं, क्योंकि इसको और सबक तो सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्शन लेना ही पड़ेगा। और देखिए मतलब जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि बंगाल एक रिसोर्स रिच जगह था, बहुत ट्रेजेडीज हुए, बहुत गवर्नमेंट्स हुए, मगर फिर भी जो पैसे आए वो गवर्नमेंट खाते में क्यों नहीं आए? बिकॉज यहाँ पे पिछले 50 साल में एक पैरेलल इकोनॉमी बना के रखा। मतलब वही सेम जो कोयला है, बालू है, सीमेंट है, फिर पत्थर है, फिर जो बाकी डिफरेंट पोर्ट्स है, फिर जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, इन सब का एक कमाई तो आता है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज टैक्सेस के जरिए गवर्नमेंट में आता है। तो ये गवर्नमेंट में नहीं आके इनके अंदर ही घूम रहा था। तो ये पैरेलल इकोनॉमी एक इन लोग जो चला रहे थे, तो शी वाज सुपर कॉन्फिडेंट कि उसने ऐसा बड़ा एक साम्राज्य खड़ा कर दिया कि वो नेटवर्क ऐसा है कि वो बगैर टीएमसी को सपोर्ट किए वो कहाँ जाएगा। इस तरीके से मतलब एक फियर फैक्टर उन्होंने मतलब सब में बना दिया। बिकॉज आज के डेट में आप भी देख रहे होगे, पूरे देश में भी देख रहे हैं, हर एक जगह पे जहाँ पे भी सरकार घुस रही है, वहीं पे कुछ गड़बड़, वहीं पे कुछ गड़बड़, वहीं पे कुछ झोल झाल। तो ये जो चीज है, इसके बेसिस पे मतलब बंगाल जो 15 साल मतलब सरवाइव कर गया, और उसके बाद इस बार जो हटाया गया, मतलब ये एक मेजर मेजर विक्ट्री है। ये सिर्फ टीएमसी और बीजेपी का विक्ट्री नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी और नेशनलिज्म का विक्ट्री है। बिकॉज यही बिल्कुल सही बिकॉज नहीं बात तो है। ये पूरा खत्म करने के रास्ते पे लेके चली गई। लेकिन शोभिक, जिस तरीके से वहां पे बेइंतजामी थी, जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन थी, जिस तरीके से करप्शन थी, जिस तरीके से एंटी नेशनलिज्म का एजेंडा चल रहा था, मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल को संभलने में कम से कम 5 से 10 साल तो लगेंगे। लगेंगे और सुवेंदु ये अधिकारी का बहुत चैलेंजिंग जॉब होगा, स्पेशली सेंटर के लिए भी बस। चैलेंजिंग जॉब होगा। लेकिन एक बात जरूर बिल्कुल कहेंगे कि जो हमारे सीएम है या उनकी टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़े इफेक्टिवली काम कर रही है। और साथ में जो पीएम मोदी बैठे हैं यहाँ पे और अमित शाह बैठे हैं, तो वेस्ट बंगाल को उभार के ले आएंगे। और जैसे हमने इन्होंने बजट किया, तो अब डबल इंजन सरकार आ गई वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वामपंथियों का और टीएमसी का सत्यानाश होगा, सत्यानाश करना पड़ेगा। और साथ में जो इस्लामिस्ट हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। आज वहां बिल्कुल पे मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, रोड पे नमाज बिल्कुल बंद कर दी गई है। फिर ये भी क्या है कि सड़क पे थूकोगे नहीं, कोई कचरा नहीं फेंकोगे। मतलब एक तरीके से बिल्कुल वेस्ट बंगाल को क्लीन करने की और इनको जो गंद है उसको निकालने की, टीएमसी का गंद तो निकल गया, साथ में जो इनके लिफाफों का या थूक का गंद है वो भी बहुत जल्दी निकाल लिया जाएगा। और जो हम जो बात करते हैं इनके बजट की, लोग जिस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं, पता चलेगा कि कैसा बजट है, लोगों के कमेंट्स आएंगे। ठीक है, कुछ लोग ऑब्जेक्ट भी करेंगे क्योंकि सारा कुछ तो कर नहीं सकते। जैसे 8 लाख करोड़ का 8 लाख करोड़ का बजट इनके ऊपर लोन पड़ा हुआ है, और साथ में 50,000 करोड़ इनको हर एक साल को वापस करने हैं। ठीक बिल्कुल। है, प्रोग्राम तो खत्म आप करते हैं और आपसे। बिल्कुल। हाँ, आप तो फाइनल ये कमेंट जैसा दीजिएगा। आपने, हाँ जैसा आपने समाप्त किया, यही है कि हर एक वेस्ट बंगाल के वासी हो, चाहे देश में भी कहीं पे भी रहते होंगे जो देख रहे हैं हम, तो ये कोई एक 50 साल का काम तो एक साल में तो नहीं नहीं ठीक होगा, या 6 महीना में तो ठीक नहीं होगा। मगर ये है कि सरकार की मोटिव, सरकार का प्लानिंग, सरकार का पर्पस पे आप मतलब आप प्लीज सपोर्ट कीजिए। बिकॉज वो दिख रहा है। क्योंकि मतलब जिस तरीके से बजट एलोकेट हुआ है, जिस तरीके का अलग अलग छोटे छोटे से चीज पे, जो जो मैं पिछले पॉडकास्ट में भी कुछ सर थोड़ा सा मैं 30 सेकंड और लूंगा, जो बोलना चाहता हूँ कि हर एक प्लान में जो बंगाल में मेरे को दिख रहा है ना, इस पे ऑलरेडी काम हो रहा था सर बहुत टाइम से। लेकिन इतना डिटेल प्लानिंग जस्ट सरकार 4 मई को बना है उसके बाद से नहीं बना हुआ। और हर एक काम में दिखता है वो डिटेल, चाहे वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टास्क हमने देखा है शुभेंदु दा के अंदर,
जो जो चेंजेस आए हैं, जो जो लॉज पास हुए, या जो जो सेलिब्रेशन तक आप बोल लीजिए, जब जो पश्चिम बंग दिवस हमने मनाया, हाँ, सर बिल्कुल। हर एक के पीछे एक प्लानिंग है। और ये हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम पे बंगाल और तरक्की करे, देश के मेन स्ट्रीम में पहुंचे, और जस्ट सभी मतलब हम इकट्ठा ग्रो करें और देश को स्ट्रॉन्ग करें, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली। दैट्स व्हाट वी ऑल वांट। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुभेंदु अधिकारी को बहुत-बहुत मुबारक हो, जिस तरीके से देश चला रहे हैं, स्पेशली शोभिक, जिन्होंने सबके सामने बजट पेश किया है, जिस तरीके से बजट दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने इनका डिटेल दी है, और उम्मीद ये करते हैं कि वेस्ट बंगाल प्रोग्रेस करे, इंडिया प्रोग्रेस करे, और वेस्ट बंगाल के लोग, इन्होंने जो 50 साल के अंदर सफर किया है, उनका जो इस टाइम पे सफर करने का टाइम है, खत्म हो। और आपसे फाइनल रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।